अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ द डिज़ीज़ के बारे में कि डिज़ीज़ होने के लिए एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। तो अब ऑथर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इनके फैक्टर्स के बारे में। डिज़ीज़ एजेंट के कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि डिटरमाइन करेंगे कि आया डिज़ीज़ होगी या नहीं होगी, फिर होस्ट के कौन कौन से फैक्टर होंगे और फिर इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो डिज़ीज़ एजेंट अब क्या कहता है ऑथर के, डिजीज़ एजेंट उस चीज़ को कहेंगे, सब्सटेंस को, जो कि लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकती है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं, या इनटचेबल हो सकती है, जिसका ज़्यादा होना या बिल्कुल ना होना इनिशिएट करेगा डिजीज़ प्रोसेस को, उसे हम कहेंगे डिजीज़ एजेंट। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे एजेंट्स की। बायोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट एजेंट आ जाते हैं, फिजिकल एजेंट आ जाते हैं, केमिकल मैकेनिकल एजेंट आ जाते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में हमारे पास सारे वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग जो कि इनिशिएट करेगा डिजीज़ को। फिर न्यूट्रिएंट एजेंट्स में आ जाते हैं, इसमें कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन आ जाएंगे। ज़्यादा लेगा बंदा, खाएगा तो ओबेसिटी की तरफ जाएगा, बिल्कुल ही डेफिशिएंसी होगी तो मेल न्यूट्रिशन की तरफ चला जाएगा, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो गया, एनीमिया की तरफ चला जाएगा, गोइटर होगा अगर आयोडीन सही तरह डाइट में नहीं है। फिजिकल एजेंट में अब आ जाते हैं, फिजिकल एजेंट में हीट आ जाती है और कोल्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन। हीट ज़्यादा होगी तो हीट स्ट्रोक की तरफ पेशेंट चला जाएगा, कोल्ड ज़्यादा होगी तो फ्रॉस्टबाइट की तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपोजर होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, और साउंड के साथ तो हियरिंग लॉस। अब केमिकल एजेंट्स आ जाते हैं। अब केमिकल जो है बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर सकती है या आउटसाइड से एक्सपोजर हो सकता है। ये जो है इनसाइड प्रोडक्शन होगी और यहाँ से आउटसाइड, एक्सोजीनियस आउटसाइड, एंडोजीनियस इनसाइड। बॉडी जो है वो बिलीरुबिन बनाएगी, बिलीरुबिन अगर ज़्यादा होगा जाएगा तो जॉन्डिस होगा। डायबिटीज़ में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, तो कीटोन अगर ज़्यादा होगा बॉडी में तो कीटोसिस की तरफ चला जाएगा। फिर एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट्स में वो आ जाते हैं जैसे कि डस्ट हो गई, एलर्जेंस हो गए जो कि एलर्जी को कॉज करेगा। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल एजेंट की तरफ, सारी मैकेनिकल फोर्सेस इनके साथ एक्सपोजर होगा तो क्रशिंग हो सकती है, टेयरिंग हो सकती है, डिसलोकेशन हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं होस्ट फैक्टर्स की तरफ। अब कुछ फैक्टर्स होंगे होस्ट में जो कि डिटरमाइन करेंगे कि आया होस्ट को डिजीज़ होगी या नहीं होगी। उनमें आ जाते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जिसमें एज आ जाएगी, सेक्स आ जाएगा, एथनिसिटी आ जाएगी। एज ज़्यादा भी हो सकती है, उसकी डिजीज़ अलग होगी, और एज कम है अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें डिजीज़ अलग होंगी। फिर एथनिसिटी हो गई, उसमें डिजीज़ अलग होंगी, जैसे जापानीज़ में हमारे पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के केसेस ज़्यादा आते हैं। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जिसमें हमारे पास जेनेटिक फैक्टर, ब्लड ग्रुप्स और एंजाइम आ जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स वो होंगे जो कि जनरेशन टू जनरेशन चल रहे होंगे, और एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होना जिसकी वजह से, जैसे जॉन्डिस में कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से जॉन्डिस जो है प्रेवलेंट होगा इन अ स्पेसिफिक होस्ट। फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं जो कि डिटरमाइन करेगा कि डिजीज़ कौन कौन सी होंगी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में एजुकेशन, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। एजुकेशन अच्छी होगी तो होगा क्या कि अपना ज़्यादा होस्ट जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ख्याल रखिएगा। हाउसिंग स्पेस अच्छी होगी, जैसे हवादार घर होंगे, प्रॉपर रोशनी होगी, हवादार घर होंगे तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं होंगी, और अगर प्रॉपर रोशनी होगी तो आंखों की डिजीज़ नहीं होंगी। फिर ऑक्यूपेशन पर आ जाते हैं होस्ट के, कि वो किस तरह का उसका ऑक्यूपेशन है जिससे वो अपनी लाइवलीहुड कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, लाइवलीहुड कमा रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो एक्सीडेंट के कितने चांसेस हैं, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं, वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। और लास्ट में हमारे पास लाइफस्टाइल आ जाता है कि लिविंग हैबिट्स कैसी हैं, न्यूट्रिशन वो क्या ले रहा है, जंक फूड तो नहीं ज़्यादा खा रहा, स्मोकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी बेसिस पे अलग डिजीज़ होंगी। फिर हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट की तरफ कि कैसा इन्वायरमेंट होगा जो कि डिटरमाइन करेगा कि डिजीज़ होगी या नहीं होगी। अब इन्वायरमेंट को जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है इंटरनल इन्वायरमेंट की तरफ, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को हम माइक्रो इन्वायरमेंट भी कहेंगे
और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट भी कहेंगे। अब इंटरनल इन्वायरमेंट वो होगा जो कि बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। माइक्रो इन्वायरमेंट वो होगा जो कि जैसे माइक्रो इन्वायरमेंट को हम डोमेस्टिक इन्वायरमेंट भी कर रहे हैं। ये होस्ट है, ये उसका घर है, तो ये घर क्या हुआ, माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा होस्ट हो गया। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा हुआ, जिसे मैक्रो इन्वायरमेंट भी कहते हैं। ये अगर उसका घर है तो पूरी जो कॉलोनी होगी वो फिर मैक्रो इन्वायरमेंट हो जाएगी। ये जो है ज़्यादा बड़े लेवल पर होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, माइक्रो इन्वायरमेंट के, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। उसको फिर डिवाइड किया गया है ऑन फिज़िकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और साइकोसोशल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट वो होगा जिसमें फिज़िकल सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे एयर आ जाएगी कि एयर पोल्यूशन है या नहीं होस्ट के अराउंड, जो कि डिटरमाइन करेगी कि उससे डिजीज़ होगी या नहीं होगी। वाटर कैसा है, उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है जो कि बहुत सारी डिजीज़ करवा सकती है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है होस्ट के अराउंड, वो डिटरमाइन करेगी कैसी डिजीज़ होती हैं। फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाते हैं, इसमें सारे जो है लिविंग बींग्स आ जाएंगे। इसमें वायरसेस आ जाएंगे, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, वो आ जाएंगे। फिर लास्ट में हमारे पास जो है साइकोसोशल इन्वायरमेंट। अब साइकोसोशल इन्वायरमेंट वो होगा जिन बेसिस पे साइकोलॉजी बंदे की होगी और वो उन बेसिस पे अपना पूरी लाइफ गुजार रहा होगा, ठीक है। प्रॉपर गुड साइकोलॉजी होगी, प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर मेंटल लेवल होगा, तो अच्छी लाइफ गुजारेगा और वो अपने आप को डिजीज़ से भी महफूज रखेगा, एज़ कम्पेयर टू वो जो कि इलिटरेट होगा और उसे पता नहीं होगा कि किस तरह हमने अपने आप को डिजीज़ से बचाना है, रिस्क फैक्टर से बचाना है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की तरफ। अब लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन वो सारे इक़दामात होंगे जो हम करेंगे ताकि डिज़ीज़ को जो है मैनेज की जा सके और उसे रोका जा सके, उसके पूरे प्रोसेस को। इसे कहेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। इसको फिर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे: प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन। फिर हम आ जाते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अब इसमें कैसे प्रिवेंट करना है डिज़ीज़ को और मैनेज करना है डिज़ीज़ को, इसमें ऐसे करना है कि हमने वो सारे इक़दाम करने हैं जिससे कम्युनिटी का बिहेवियर और रिस्क फैक्टर्स, ऐसे बिहेवियर, ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि डिज़ीज़ कॉज कर सके, उनको बिल्कुल मिनिमाइज़ करके क्या कर देना है, ज़ीरो की तरफ कर देना है, ठीक है। ताकि हमारे पास जो डिजीज़ होती हैं इनकी वजह से वो भी क्या हो सके, ज़ीरो हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्मोकिंग की तरफ आ जाते हैं, अल्कोहल इनटेक की तरफ आ जाते हैं, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर हम इनको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें तो इनसे जो डिजीज़ होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में, ठीक। और ये होगा कैसे, मास एजुकेशन की वजह से। प्रॉपर एजुकेट करना, पब्लिक को प्रॉपरली एजुकेट करना ताकि पब्लिक को पता चल सके कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इन चीज़ों के और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वो लाइन को क्रॉस करके इनका इंटेक, इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, ठीक। ये हमारे पास होगी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ मास एजुकेशन करनी होगी पब्लिक की, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ। पहले प्रीमोर्डियल हो गया जिसमें रिस्क फैक्टर्स और बिहेवियर जो कि डिजीज़ प्रोवाइड करेगा उसे बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। प्राइमरी प्रिवेंशन इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट है लेकिन उनको मिनिमाइज़ कर देना है, ठीक। या फिर इम्यूनिटी को जो है, इम्यूनिटी को बढ़ा देना है। रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज़ करके डिक्रीज़ करना है या इम्यूनिटी को बढ़ा देना है। कैसे की जाएगी प्राइमरी प्रिवेंशन? थ्रू हेल्थ प्रोमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये दो आगे आ रहे हैं टर्म्स, मैं वहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें वो कहता ये है कि ये जो यूजुअली है ये प्री पैथोजेनिक फेज़ में की जाएगी। अब प्री पैथोजेनिक फेज़ हमने पहले पढ़ा था कि होस्ट, एनवायरनमेंट और एजेंट, ये तीनों प्रेजेंट होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, एक दूसरे से आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे, तो डिजीज़ नहीं होगी। इसी फेज़ में हमने प्राइमरी प्रिवेंशन अप्लाई करनी है ताकि जो है पॉजिटिव हेल्थ जो है अचीव की जा सके।
अब पॉजिटिव हेल्थ क्या है? पॉजिटिव हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि इनकरेज करता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अचीव कर सके और मेंटेन कर सके ऐसी हेल्थ जिससे वो सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकें, ठीक है। इसे कहेंगे हम पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है। किन तरीकों से की जाएगी? हेल्थ प्रमोशन से, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से। कब की जाएगी? प्री पैथोजेनिक फेज में। अब ये जो है ये दो डिफरेंट पॉपुलेशंस पे अप्लाई की जा सकती है, एक ज़्यादा पॉपुलेशन पे, होल पॉपुलेशन पे, और दूसरी जो है हाई रिस्क इंडिविजुअल्स पे, ठीक है। ये यहाँ पे ये कहता है। फिर आ जाते हैं हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में। अब यहाँ तक डिजीज़ नहीं हुई थी, सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये होगा कि डिजीज़ हो चुकी है, ठीक है। इसमें वो सारे इकदाम किए जाएंगे जो कि डिजीज़ के प्रोग्रेस होने को रोकेगा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इससे जो है यहाँ पे डिजीज़ हो गई, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पे सारे मेथड, सारे प्रिवेंटिव मेथड्स करने, जिससे क्या होगा, डिजीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी और ये जो है हमारा पेशेंट ये बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सारे आ जाते हैं। कैसे होगी? थ्रू प्रॉपर डायग्नोसिस। अब देखें ना, ये बंदा यहाँ पे बीमार आया है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बीमारी, जब तक प्रॉपरली हम डायग्नोस नहीं करेंगे, ठीक है। और डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि जो है डिजीज़ को प्रोग्रेस किए जाने से रोका जा सके और पेशेंट जो है डेथ की तरफ ना जाए, ठीक है। डायग्नोस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू। फिर लास्ट में हम आ जाते हैं, लास्ट में है हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन। ये ऐसा फेज होगा जिसमें जो है डिजीज़ हो भी चुकी है और कॉम्प्लिकेशन शो करना शुरू कर गई। किस फेज में? लेट पैथोजेनिक फेज, कॉम्प्लिकेशन शो करी। इसमें वो सारे इकदाम होंगे जो कि डिसेबिलिटीज़ को और इम्पेयरमेंट्स को रोक सके, ठीक है। और अगर हो चुकी है डिसेबिलिटी, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास मुन्ना है और मुन्ने की जो है टांग फ्रैक्चर हो गई और बिल्कुल वो चल नहीं पा रहा, तो अब मुन्ने को हमने क्या करना है? प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने जिससे वो चल सके और अपनी अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी, मतलब नॉर्मल के करीब करीब ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन ले सके, प्रॉपर अपने एक्टिविटीज़ कर सके। इस तरह ये आ जाती है टर्शरी प्रिवेंशन में। प्रिमोर्डियल रिस्क फैक्टर्स और बिहेवियर को बिल्कुल कम कर देना। कब की जाएगी? कैसे की जाएगी? थ्रू मास एजुकेशन की जाएगी, ठीक है। प्राइमरी में क्या करना है? रिस्क फैक्टर्स को है जो है मिनिमाइज कर देना है हमने। कब की जाएगी? प्री पैथोजेनिक फेज में की जाएगी। सेकेंडरी में क्या होता है? पैथोजेनिक फेज होगा। और कैसे की जाएगी? थ्रू डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिजीज़ हो गई है, उससे कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए यहाँ पे डिजीज़ भी हो गई, कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए। अब प्रॉपर अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए तो उसको रोकना, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो प्रॉपर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना, ठीक है।